हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। हमने पिछली कक्षा में सैयद वंश के बारे में बात करी थी। मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा कोई विशेष महत्वपूर्ण सैयद वंश से प्रश्न बनते नहीं है, ठीक है ना। संस्थापक वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखना, सियामत वाली वो बातें थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई विशेष प्रश्न सैयद वंश से नहीं बनते आपके, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लोदी वंश की। ठीक है, देखिएगा, लोदी वंश की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो लोदी जो थे वो कहाँ के थे? अफगान के थे, ठीक है ना। कौन सा वंश था इनका? तो अफगान का एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था गिलजाई, है ना। इस गिलजाई वंश की एक शाखा थी साहू खेल। इस साहू खेल कुटुंब से निकले थे और बाद में ये क्या कहलाए? लोदी कहलाए थे। क्या कहलाते? लोदी कहलाए थे। संस्थापक की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संस्थापक जो था वो कौन था? बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। चलिए, लोदी कहाँ के? तो अफगान के निवासी थे। इसलिए भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना पूछ ली जाती है, अफगान की, ठीक है। बात करें वंश, तो अफगान के गिलजाई वंश, गिलजाई वंश की साहू खेल शाखा से निकले। संस्थापक तो आपको पता होना चाहिए कि संस्थापक जो था वो था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है। गिलजाई वंश, वंश कौन सा? गिलजाई। उस गिलजाई वंश की शाखा कौन सी है? साहूखेल शाखा। इसी से निकले थे और क्या कहलाए? लोदी कहलाए। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। अब देखो, इस माफ करना, बहलोल लोदी के जीवन में 3 लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कैसे? इस बहलोल लोदी के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। देखो कि कौन है, कहां से आया है, क्या चीज है, ठीक है। तो 3 लोग इस बहलोल लोदी के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन है? तो देखो, बहलोल लोदी के बारे में बात करें तो पहला जो व्यक्ति है वो है इसका दादा। दादा का नाम था मलिक बहराम शाह। क्या नाम था? मलिक बहराम शाह, बहलोल लोदी का दादा। और दादे का नाम है मलिक बहराम शाह। ध्यान रखना, देखो काम आएंगे अभी ये, ठीक है। दादे का नाम क्या है? मलिक बहराम शाह। पिता की बात करते हैं तो पिता बहुत ज्यादा काला था, इसलिए याद रखना मलिक काला। पिता का नाम क्या है? मलिक काला, ठीक है। एक इसका ध्यान रखना, चाचा मलिक सुल्तान शाह, और इसी मलिक सुल्तान शाह का दूसरा नाम मिलता है इलम खां।
चाचा, चाचा का नाम क्या है? मलिक सुल्तान शाह। मलिक सुल्तान शाह, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है बेटा, याद रखना, इलम खां। क्या नाम मिलता है? इलम खां। देखो अब सुनो, अब समझो। बहलोल लोदी के जीवन में 3 लोग विशेष है। 3 लोग कौन कौन से? पहला हमने बात करी दादा की, ठीक है। दादा का नाम क्या है? मलिक बेहराम शाह। दूसरा बात करें हम पिता की, तो पिता का नाम याद रखना, मलिक काला। तीसरा हम बात करेंगे चाचा की, किसकी? चाचा की। तो चाचा के नाम याद रखना बेटा, क्या? मलिक सुल्तान शाह। और इसी का दूसरा नाम मिलता है इलम खां। क्या नाम मिलता है? इलम खां। यदि बात करें मलिक बेहराम शाह दादा, तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान आया था। फिरोज शाह तुगलक के समय मलिक बेहराम शाह जो है वो कहां पर आया था? मुल्तान आया। और मुल्तान आने के बाद में मुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार हुआ करता था, जिसका नाम था मलिक मर्दान। क्या नाम था? मलिक मर्दान। इस मलिक मर्दान के यहां पर इसने क्या करी थी? नौकरी करी थी। क्या करी थी इसने? नौकरी करी थी। अब आगे की सुनो। मलिक काला पिता, ठीक है। इस मलिक काला ने वहां पर मुल्तान में एक व्यक्ति हुआ करता था, जिसका नाम था जसरत खोखर। क्या नाम था? केवल सुनना, इसको समझना। जसरत खोखर को उसने पराजित किया और पराजित करने के बाद में स्वतंत्र शासक बन गया। लेकिन कुछ समय के बाद में ही इस मलिक काला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जिस समय मलिक काला की मृत्यु हुई उस समय बहलोल लोदी, ध्यान से सुनना, जिस समय मलिक काला की मृत्यु हुई उस समय बहलोल लोदी माता के गर्भ में था, ठीक है। इसलिए इस बहलोल लोदी का संरक्षक बना कौन? उसका दादा मलिक बेहराम शाह। कौन बना? मलिक बेहराम शाह। लेकिन इस मलिक बेहराम शाह की भी क्या हो जाती है? कुछ समय के बाद में हो जाती है मृत्यु। भाई बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी था, मलिक काला की मृत्यु हुई, बहलोल लोदी का संरक्षक बना कौन? मलिक बेहराम शाह। कुछ समय बाद इस मलिक बेहराम शाह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब ये इसके जीवन में कौन आया? चाचा। जो चाचा है वही भतीजा, जो भतीजा वही चाचा है। चाचा का नाम क्या है? मलिक सुल्तान शाह। इसी का दूसरा नाम क्या? इलम खां, अंकल था। इस इलम खां को 1419 ईस्वी में खिजर खां ने, सैयद वंश का शासक संस्थापक खिजर खां, इस खिजर खां ने 1419 ईस्वी में सरहिंद पंजाब का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया। और सूबेदार बनाने के बाद में इसे उपाधि प्रदान की थी कौन सी? इलम खां की, या इसी को कहा जाता था इस्लाम खां, ठीक है ना। इसलिए अंतिम रूप से जो लालन पालन पोषण किया किसका? बहलोल लोदी का। वो बहलोल लोदी का अंतिम रूप से पालन पोषण करने वाला व्यक्ति कौन था? उसका चाचा मलिक सुल्तान शाह इलम खां। आगे बात समझ में क्लियर है ना? देखो वापिस सुन लेना। पिता की मृत्यु हो गई, पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। संरक्षक कौन बना? दादा। दादा की कुछ समय बाद में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक के समय मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इस दादा की मृत्यु के बाद में चाचा, नाम क्या है? मलिक सुल्तान शाह, ठीक है ना। इसी का मैंने नाम लिखा इलम खां, इसी को इस्लाम खां भी कहते थे। इस इलम खां को 1419 ईस्वी में खिजर खां ने, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था, उसने सरहिंद पंजाब का उसको क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। और इसको उपाधि प्रदान करी थी इलम खां या इस्लाम खां की। अंतिम रूप से बहलोल लोदी का जो लालन पालन पोषण किया गया, वो लालन पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? उसके चाचा मलिक सुल्तान शाह के। किसके द्वारा? मलिक सुल्तान शाह के द्वारा उसकी क्या किया गया था? लालन पालन पोषण किया गया था।
आ गई बात समझ में? अब सुनो, यहां से एक नई कहानी शुरू होगी, ठीक है ना। इलम खां के बाद में, किसके बाद में? इलम खां के बाद में एक नई कहानी शुरू होगी, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो पहले हम बात कर लेते हैं दादा की, मलिक बहराम शाह। ध्यान दो कि बहलोल लोदी का दादा था, बहलोल लोदी का दादा था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान आया। ठीक है। और मुल्तान के सूबेदार मुल्तान के सूबेदार मलिक मर्दान, मलिक मर्दान के यहां नौकरी की। ठीक है, आ गई बात समझ में? मलिक काला, ध्यान देना कि बहलोल का पिता था इसके बारे में क्या ध्यान रखना कि जसरत खोखर को पराजित कर मुल्तान का स्वतंत्र शासक बना। ठीक है। कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अतः बचपन में बहलोल लोदी का लालन पालन उसके दादा के द्वारा किया गया।
ठीक है, परंतु कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। परंतु कुछ समय बाद बैराम शाह की भी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। तो पिताजी गए, दादाजी गए, अब बचा कौन है? सुल्तान शाह। तो इसलिए अब हम बात करेंगे किसकी? सुल्तान शाह। मलिक सुल्तान शाह। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इलम खां। क्या कहा जाता है? इलम खां। ध्यान देना कि बहलोल का चाचा था। ठीक है, किसका चाचा था? बहलोल का चाचा था। मैंने आपको कहा कि 1419 में खिजर खान ने सरहिंद पंजाब का इसको क्या बनाया था? सूबेदार बनाया और इसे उपाधि प्रदान करी। कौन सी? इस्लाम खां या इलम खां की। तो 1419 ईस्वी में खिजर खान ने इसे सरहिंद, सरहिंद बोले तो पंजाब का सूबेदार बनाया। तथा इलम खां या कई जगह आपको नाम मिलेगा क्या? इस्लाम खां। की उपाधि दी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो है बहलोल लोदी का संरक्षक बना। बहलोल का ये क्या बना था? संरक्षक बना था। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अब देखो, अब कहानी सुनो। ये तो आपका इल्मोड़ा, बोले तो इलम खां। कौन? इलम खां। बहुत सुंदर सा बना देता हूं, है ना, अच्छा आदमी है। ये आपका कौन है? इलम खां है। पुत्र है, इलम खां का एक पुत्र था। इलम खां का पुत्र, और इस पुत्र का नाम है कुतुब खां। कुतुब खां। ठीक है, एक व्यक्ति और आ गया है। कौन है? भतीजा है। कौन है? भतीजा। और भतीजा बोले तो कौन है बेटा? बहलोल लोदी है। सुनो,
इलम खां का पुत्र कुतुब खां और एक भतीजा है इसका, कौन है, बेहलोल। दो लोग हैं, ठीक है। बेहलोल लोदी, बेहलोल लोदी को बहुत ज्यादा प्यार करता था कौन, इलम खां। भाई बचपन में ही इसका तो पिताजी बेचारा, पिता की शक्ल ही नहीं देखी, तो पिता के प्रेम का पूर्ण जो किया था ना, जो पिता के प्रेम की पूर्णता जो किसने किसने की थी, इलम खां ने। किसके लिए, बेहलोल लोदी के लिए। तो बहुत ज्यादा प्रेम करता था किसको, बेहलोल लोदी को। कौन करता था, इलम खां। इसलिए इलम खां ने क्या किया, देखो, इलम खां ने अपना उत्तराधिकारी, ठीक है ना, इलम खां ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर दिया, बेहलोल लोदी को। किसको नियुक्त किया, बेहलोल लोदी को। अपने भतीजे को इसने क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। कुतुब खां जो पुत्र था इसका, इलम खां का, ये वैसे ही नकारा आदमी था, ढंग का आदमी था नहीं। तो उसको ऐसे लगा कि यार मेरे मरने के बाद में मेरी जो जागीर संभालेगा वो कौन संभालेगा, बेहलोल लोदी संभालेगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बात किसको पसंद नहीं आई, कुतुब खां को। किसको पसंद नहीं आई, कुतुब खां को। तो कुतुब खां ने क्या किया, अपने पिता इलम खां की क्या कर दी, हत्या कर दी। इलम खां की क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में शासक खुद बन गया एक तरीके से वहां का, कहां का बेटा जी, सरहिंद का सूबेदार बन जाता है कौन, कुतुब खां। अब इन दोनों में, कुतुब खां और बेहलोल लोदी में क्या हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। क्या हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। और इस उत्तराधिकार संघर्ष में बेहलोल लोदी ने किसको मारा, कुतुब खां को मारा। और कुतुब खां को मारने के बाद सरहिंद का सूबेदार बना, सरहिंद का सूबेदार बन गया कौन, बेहलोल लोदी। कौन बन गया, बेहलोल लोदी। आ गई बात समझ में। योग्य व्यक्ति था, कौन था, बेहलोल लोदी। इसलिए बेहलोल लोदी को लाहौर की सूबेदारी भी क्या दे दी गई, इनाम में दे दी गई। किसके द्वारा, सैयद वंश के मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है। सॉरी, माफ करना, मुबारक शाह के द्वारा। किसके द्वारा, मुबारक शाह के द्वारा। तो लाहौर की सूबेदारी भी क्या मिल गई है इसको, इनाम में मिल गई। तो धीरे धीरे एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ऊपर उत्तरोत्तर ये अपने जो है क्या कर रहा है, विकास ही कर रहा है। मैंने आपको बताया था सैयद वंश का शासक मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह के ऊपर जौनपुर का शासक सरकी राज्य, एक तो वो आक्रमण हुआ, ठीक है ना, एक मालवा का आक्रमण हुआ था, याद है ना आपको। तो इब्राहिम सरकी ने जब आक्रमण किया था और मालवा वाले जब आक्रमण हुए, तो इनमें उसने क्या करी थी, इसकी सहयोग किया था किसका, महमूद शाह का। किसका, मोहम्मद शाह का। और उसी के से प्रसन्न होकर के इसको अपना पुत्र की उपाधि दी थी। खाने जहां और खाने खाना की भी उपाधि प्रदान करी थी। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये यहां से इसने धीरे धीरे क्या हुआ, ये उत्तरोत्तर इसने अपना विकास किया। बेहलोल लोदी ने अंतिम जो शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, है ना, इस अलाउद्दीन आलम शाह का जो वजीर हुआ करता था हमीद, जिसके डर से वो भाग चला गया था बदायूं, ठीक है ना। तो उस हमीद को मारा और मारने के बाद में 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को ये दिल्ली का क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और भारत में या दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान साम्राज्य की ये क्या कर देता है, नींव डाल देता है। ये बात अब आपको हो जानी चाहिए क्लियर।
तो देखिएगा कि इलम खां ने अपने भतीजे बहलोल लोदी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इलम खां के पुत्र कुतुब खां ने अपने पिता की हत्या कर स्वयं सूबेदार बना। बहलोल लोदी ने कुतुब खां की हत्या कर दी। तथा स्वयं सरहिंद पंजाब का सूबेदार बन गया। योग्य होने के कारण बहलोल को लाहौर की सूबेदारी इनाम में मिली। सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह की जौनपुर आक्रमण के समय
सहायता की। बेहलोल लोदी ने देखो फिर बता रहा हूँ, आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर था ना हमीद खां, ठीक है, उससे डर करके वो बुदायूं जब भाग गया था तो हमीद खां को मारा किसने था? बेहलोल लोदी ने। अहमद शाह के वजीर हमीद खां को मार लोदी वंश की नींव डाली। ठीक है, लोदी वंश की क्या डाल दी थी इसने? नींव डाल दी थी। इतनी बात हो गई क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? बेहलोल लोदी की। बेहलोल लोदी। शासनकाल का समय 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी। ठीक है, आगे बात समझिए। सुल्तान बनने के बाद एक तो इसने गाजी की उपाधि धारण की और प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। सुल्तान बनने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। तथा भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है बेटा, अब देखो ये सीधे सीधे आपके बहुत साधारण से आपके प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं आपके? साधारण से प्रश्न ये बनते हैं कि साहब भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव किसने डाली? याद रखना, बेहलोल लोदी ने। भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? शेरशाह सूरी। ठीक है, कौन माना जाता है? शेरशाह सूरी। देखो, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था अब्दुल्ला। इन अब्दुल्ला का ग्रंथ जो था उसका नाम था तारीख ए दाऊदी। क्या नाम था? तारीख ए दाऊदी। इस तारीख ए दाऊदी में बेहलोल लोदी के लिए वो बात कहता है। क्या कहता है? वो कहता है कि जब बेहलोल अपने अमीर सरदारों से मिलता था तो वो उनके सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था। आ गई बात समझ में? तो बेहलोल लोदी, अभी एक मस्त वाली कहानी सुनाने वाला हूं, देखिएगा। बेहलोल लोदी अपने अमीर सरदारों के सामने
सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, अब सुनो मजेदार वाली कहानी। आपका ध्यान केवल और केवल मेरी तरफ होना चाहिए। एक बहुत शानदार कहानी सुना रहा हूं, देखो। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। ये मैंने नाम लिख दिया, अलाउद्दीन आलम शाह। अब सुनो कहानी मस्त वाली, मजेदार वाली। इस अलाउद्दीन आलम शाह की एक पुत्री हुआ करती थी। इसकी एक पुत्री थी, ठीक है, और उस पुत्री का नाम था बीबी राजी। पुत्री का नाम क्या था? बीबी राजी। सुनो कहानी, बीबी को राजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की दुनिया में, ठीक है। बीबी खुश तो दुनिया खुश। अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री थी जिसका नाम था बीबी राजी। क्या नाम था? बीबी राजी। इस बीबी राजी का विवाह सर्की राज्य के शासक महमूद शाह के साथ में विवाह किया गया था। विवाह किया गया किसके साथ में? सर्की राज्य के शासक सर्की राज्य के शासक का नाम क्या था? महमूद शाह। ठीक है भाई, किसके साथ विवाह किया गया था? महमूद शाह के साथ में शासन जो है विवाह किया गया। अब देखो स्थिति ये है, ये तो आपका है महमूद शाह, और ये मोटी वाली क्योंकि राजी है तो बीबी थोड़ी सी हेल्दी होगी भाई। ये आपकी कौन है? बीबी राजी है। कौन है? बीबी राजी है। क्या है? बीबी राजी है। इस बीबी राजी ने क्या कहा महमूद शाह को? किसको? महमूद शाह को। वो भी ध्यान से सुन ले। महमूद शाह को कह रहा है, महमूद शाह देख, दिल्ली सल्तनत की गद्दी खाली पड़ी है, क्या पड़ा है तेरे सर की राज्य में? क्या पड़ा है सर की राज्य में? कुछ नहीं है। तू नहीं चाहता कि मेरे पापा अलाउद्दीन आलम शाह पूरी की पूरी गद्दी छोड़ गए? 2 साले थे वो भी चले गए। अब ये ऐसा बहलोल लोधी जैसा व्यक्ति आकर के यहां पर सुल्तान बन गया है, तो उससे तो तू बढ़िया ही ठीक ही दिखता है। आक्रमण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आक्रमण करना चाहिए। किसके ऊपर? बहलोल लोधी के ऊपर। किसके ऊपर? बहलोल लोधी के ऊपर क्या करना चाहिए? आक्रमण करना चाहिए। महमूद ने कहा, बेगम साहिबा मैं मेरे सर की राज्य में खुश हूं, क्यों मुझे मरवाने के काम कर रहे हो? क्यों मुझे मरवाने के काम कर रहे हो? ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, कहीं का नहीं रहूंगा। धोबी का कुत्ता ने घर का ने घाट का वाली स्थिति हो जाएगी। रहने दे देवी। नहीं मानी, नहीं मानी। कौन नहीं मानी? बीबी राजी नाखुश हो गई, नाराजी हो गई। बीबी राजी क्या हो गई? नाराजी हो गई। अब इस महमूद शाह ने, किसने? महमूद शाह ने, बेचारे जीव ने क्या करा?
सेना का संगठन किया। क्या किया? सेना का संगठन किया। और सेना का संगठन किया तो इसका जो सेनापति था उसका नाम था दरिया खां अफगानी। इस महमूद शाह का, देखो समझना इस कहानी को, महमूद शाह है ये, और ये आपकी कौन है? बीबी राजी है। इस महमूद शाह का सेनापति, महमूद शाह का कौन था? सेनापति। और सेनापति का नाम क्या है? दरिया खां अफगानी। नाम क्या है बेटा? दरिया खां अफगानी। कुछ कहानी समझ में आई क्या? नाम में ही अफगानी है और बेलोल लोदी तो वैसे ही अफगान का है। तो अपने सेनापति दरिया खां अफगानी के नेतृत्व में उसने एक सेना का गठन करा। सेना का गठन करने के बाद में पानीपत के समीप नरेला नामक स्थान पर, कहां पर? नरेला नामक स्थान पर यह महमूद शाह जो है अपनी सेना को लेकर के आता है दरिया खां अफगानी के नेतृत्व में। किसके सामने युद्ध लड़ने के लिए? बेलोल लोदी से युद्ध लड़ने के लिए। बेलोल लोदी को पता चला कि इसका जो सेनापति है वो दरिया खां अफगानी अफगान का है। तो बेलोल लोदी जाकर के मिल जाता है किससे? दरिया खां अफगानी से। कहे अरे तू यार, मैं भी अफगान का, तू भी अफगान का, और अफगान जलेबी किसी दूसरे का सहयोग करे, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। ये बात जो है हजम नहीं होती है। तो भैया तू तो मेरा ही सहायक बनेगा ना। क्या रखा है? मेरे पास में आएगा तो बढ़िया तुझे ओहदा दूंगा। तो यहीं से सांठगांठ हुई किसके साथ में? दरिया खां अफगानी के साथ में। किसकी? बेलोल लोदी की। अब देखने को तो दरिया खां अफगानी किसके पक्ष में था? महमूद शाह के पक्ष में, लेकिन अंतिम समय में वो बेलोल लोदी के पक्ष में हो जाता है। और बेलोल लोदी के पक्ष में होने के कारण इस महमूद शाह को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। किसने पराजित किया? बेलोल लोदी ने। ठीक है, आगे बात समझ में। दरिया खां जो है वो बेलोल का क्या बन गया था? सहयोगी बन गया। और इस तरीके से महमूद शाह को क्या कर दिया? बहुत बुरी तरीके से पराजित किया। दे धम दे धम दे धम। किसने? बेलोल लोदी ने गाल सुझा दिए। क्या कर दिए? गाल सुझा दिए। और भाई साहब बहुत बुरी तरीके से, अब तो उल्लेख तो यही मिलता है कि मारा गया, है ना। तो बीवी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमारे टेक्निकल हेड सामने बैठे बैठे हंस रहे हैं। बीवी की बातों में नहीं आना चाहिए, आगे तो मारे जाओगे। यस सर वाली स्थिति रखा करो कि हाँ आपने कह दिया, आपका हुक्म सर आंखों पर, है ना। सॉरी पे थोड़ा ज्यादा जोर रखा करो। ज्यादा बातें मानी तो मामला महमूद शाह जैसा हो सकता है। किसका जैसा हो सकता है? महमूद शाह जैसा हो सकता है। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद में हंसे होंगे आज। चलिए ठीक है, तो इस महमूद शाह को, बेचारे जीव को क्या होना पड़ा? पराजित होना पड़ा। ठीक है, देखो अब यहां पर मैं लिखता हूं नरेला का युद्ध। कौन सा युद्ध? नरेला का युद्ध। ठीक है, बेलोल लोदी ने पानीपत के समीप सरकी राज्य के शासक, सरकी शासक महमूद शाह को पराजित किया। पराजित कर मार डाला। ठीक है, गया काम से लेडू भी बीबी। ठीक है,
महमूद शाह के सेनापति दरिया खाने बहलोल लोदी का पक्ष लिया, या बहलोल लोदी के पक्ष में हो गया। ठीक है भाई। आगे बात समझ में, तो इससे सार ये निकलता है कि लुगाया की बातों में ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जौनपुर जो सरकी राज्य था वो दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। सरकी राज्य पर सरकी राज्य दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। ठीक है भाई। तो मतलब क्या हुआ कि खुदगा भी गया और माल और माजन दोनों गए। और मतलब कहने की बात ये है। चलो ठीक है। देखो, एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था अहमद यादगार। इस अहमद यादगार का एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारीख ए सलातीन ए अफगान। तारीख ए सलातीन ए अफगान। ठीक है। इस ग्रंथ के अनुसार बहलोल लोदी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है ना। तो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के बाद में उसने राणा को पराजित किया। किसको पराजित किया था? राणा को पराजित किया। केवल बता रहा हूं, काम की चीज नहीं है। ठीक है ना। तो राणा को पराजित किया। अब ये कथन जो है ना, ये भ्रामक है। ठीक है ना। अब कथन भ्रामक इसलिए माना जाता है क्योंकि बहलोल लोदी अपने आसपास के जो राज्य थे, इन आसपास के राज्यों को भी जो है वो जीत नहीं पाया था। आगे बात समझ में। जब वो आसपास के राज्यों को नहीं जीत पाया तो राणा को पराजित करना तो उसके स्वप्न वाली बात थी। ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि वहीं पर एक उल्लेख और मिलता है कि बहलोल लोदी जो है ग्वालियर जा रहा था एमपी के अभियान करने के लिए। ठीक है। और एमपी के अभियान पर जाते समय बहलोल लोदी को लू लग गई। क्या लग गई? लू लग गई। कांदा साथ लेके नहीं गया था। ठीक है। काला कत्ता यदि साथ लेके जाता है तो उसको लू नहीं लगती। तो बहलोल लोदी को क्या लग गई थी? लू लग गई। और इसी कारण 12 जून 1489 ईस्वी को बहलोल लोदी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपका और बनता है। देखो क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय लगभग 38 वर्ष 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक शासन करने वाला शासक, पहली बार एक इतना बड़ा शासनकाल हुआ किसी व्यक्ति का। हमने अब तक जितने भी शासक पढ़े हैं उनमें सबसे लंबा शासनकाल जो है दिल्ली सल्तनत में अब तक का, वो किसका था? बहलोल लोदी का, जिसने 38 साल 38 ईयर्स जो है क्या किया था? इसने शासन किया था। चलिए लिख देता हूं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
सुनो भाई कि ग्वालियर एमपी अभियान पर जाते समय रास्ते में लू लग गई और 12 जून 12/6/1490 ईस्वी को मृत्यु हो गई। ठीक है, नोट। ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है यहां से। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय कितने बेटा 38 वर्ष शासन करने वाला प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था। ठीक है, एक बात और, अब और इसको महत्वपूर्ण बात सुनो कि बहलोल लोदी ने जो है अपने नाम के सिक्के चलाए थे। कौन से? बहलोली प्रकार के सिक्के। कौन से? बहलोली प्रकार के सिक्के चलाए थे। और ये सिक्के जो थे वो अकबर के शासन काल तक चले थे। ये बहलोली वस्तु थे, तांबे का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, किसका सिक्का हुआ करता था? तांबे का सिक्का हुआ करता था। बहलोल ने हिंदुओं को अपने दरबार में सरदार के रूप में नियुक्त किया था। जैसे कई हिंदुओं का नाम मिलता है, राय करण सिंह, राय दूधा, राय नर सिंह। और सरदारों को मकसद ए अली कहता था। क्या कहा जाता था? मकसद ए अली। तो बहलोल लोदी ने तांबे का बहलोली प्रकार का सिक्का प्रचलित करवाया, सिक्का चलाया, जो कि अकबर के शासनकाल तक चलता रहा। अकबर के शासनकाल तक चलता रहा। बहलोल लोदी ने
अपने दरबार में सरदार के रूप में नियुक्ति दी, सरदारों के रूप में नियुक्ति दी। जैसे राय करण सिंह, राय दूधा, राय नरसिंह, इत्यादि। सरदारों को मकसद अली कहता था। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था। बहलोल लोदी ने अमीरों को अपने साम्राज्य में बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की। अब ये बात लिखनी इसलिए अनिवार्य हो गया क्योंकि आगे जब मैं सिकंदर पढ़ाऊंगा तो सिकंदर सब छीन लेगा ये। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, बहलोल लोदी की। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सिकंदर लोदी की और फिर हम बात करेंगे अंतिम इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका। सिकंदर लोदी जिसने आगरा की स्थापना की ऐसा माना जाता है, उसके पीछे कई कहानियां हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वस्तुतः बहलोल लोदी के 9 पुत्र हुआ करते थे और इन पुत्रों में लोदी की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। इस उत्तराधिकारी संघर्ष में भी ये जो अमीर वर्ग जो था, ये अमीर वर्ग 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। कैसे क्या होगा, ये सारी की सारी चर्चाएं हम हमारी अगली क्लास में करने वाले। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।